नमस्कार दोस्तों, जीके बाई एस के अलाउट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज व्याकरण का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। जो हमारा व्याकरण का दूसरा टॉपिक होगा वो संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। अर्थात इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हैं उनके नाम है, अर्थात उसके नाम में संज्ञा होती है। चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके नाम में भी संज्ञा होती है। और कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक। ये क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे किसी का नाम राम है तो उसकी जो शारीरिक संरचना, जो बनावट है शरीर की, उसमें संज्ञा नहीं है, उसके नाम में संज्ञा है। जैसे उस राम का मैं नाम रख दूं श्याम या घनश्याम या महेश, कुछ भी रख दूं तो फिर महेश नाम में संज्ञा हो जाएगी। तो अर्थात संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है नाम। ठीक है। आइए समजोड़ में क्या, समजोड़ में क्या। देखो, संज्ञा शब्द में व्यंजन संधि, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो समजोड़ में क्या, इसमें संज्ञा शब्द में है वो है व्यंजन संधि। ठीक है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से, सम्यक रूप से, हाँ। और ज्ञा का मतलब जानना, जानना। अर्थात सम्यक रूप से जानना क्या है? संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, समजोड़ में ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्यक, ज्ञा का मतलब जानना, सम्यक रूप से किसी को जानना। संज्ञा मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के। हाँ, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ठीक है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। हाँ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। संज्ञा की परिभाषा क्या है? परिभाषा, हाँ, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, उसके भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है। सम्यक रूप से जानना, हाँ, समजोड़ में ज्ञा। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा होती है, उसके 2 उपभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उपभेद। एक तो द्रव्यवाचक, दूसरा समूहवाचक। ठीक है। ये जातिवाचक संज्ञा के कितने, हाँ, 2 उपभेद होते हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। एक तो द्रव्यवाचक होता है, और हाँ, एक द्रव्यवाचक होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समूहवाचक। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और हाँ, ठीक है। अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक किसके उपभेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा की। ठीक है। अगर देखो, शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। अब इससे पहले एक चीज आती है, शब्दों का वर्गीकरण, वो महत्वपूर्ण है। तो संज्ञा आती है, वो विकारी में आती है, विकारी में, हाँ, विकारी में आती है। तो इस, हाँ, विकारी में आती है। अब इस ब्रह्मांड में, हाँ, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है और वो उस वस्तु का नाम है, उसमें संज्ञा होती है। अगर यहां पर पंखा लगा है ऊपर, तो इस पंखे में भी संज्ञा है।
अब संज्ञा को पहचाने कैसे? अगर इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु है तो वो व्यक्तिवाचक में। हमारा उत्तर है, अपने आप से उत्तर करना है, क्या ये ब्रह्मांड में एक ही वस्तु है तो उसमें व्यक्तिवाचक। अगर दो या दो से अधिक वस्तु हैं तो उसमें जातिवाचक। अगर भावों से उत्पन्न होने वाली संज्ञा में कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा को मोटे मोटे तौर पर जानने के लिए क्या करें कि पहला ये अपने आप से क्वेश्चन कर लें, क्या इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु है तो व्यक्तिवाचक। अगर इस ब्रह्मांड में दो या दो से अधिक है तो जातिवाचक। अगर भावों से उत्पन्न हो रहा है तो उसमें भाववाचक। और जातिवाचक के दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब मैं एक शब्द, जैसे आपके सामने एग्जाम में एक शब्द आ जाए राष्ट्रपति, और आपको पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको ऑप्शन दे दिया जाए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, जो भी, तो आप क्या करोगे? बताओ। राष्ट्रपति, हाँ, अपने आप से एक ही प्रश्न करना है। यहाँ पर संज्ञा जानने के लिए एक ही प्रश्न करना है कि ब्रह्मांड में राष्ट्रपति एक ही है, अनेक है? एक ही उत्तर आए तो व्यक्तिवाचक, अनेक आए तो जातिवाचक। ठीक है, तो राष्ट्रपति बताओ ब्रह्मांड में कितने हैं? बहुत होते हैं, तो जातिवाचक। तो क्या होगा इसमें? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। लेकिन आपको ब्रह्मांड पे लेना है संज्ञा को, न कि भारत एक देश पे लेना है संज्ञा को। अगर आपने सोच लिया कि भारत में तो एक ही राष्ट्रपति होता है, तो वो नहीं, संज्ञा पूरे संसार और ब्रह्मांड की होती है, केवल भारत देश की नहीं होती संज्ञा। अर्थात जैसे अपन कहें हिमालय, तो हिमालय एक ही है। ठीक है, हिमालय एक ही है, व्यक्तिवाचक, और कहीं हिमालय नहीं है। ठीक है, जैसे अपन कहें जयपुर, तो जयपुर क्या एक शहर एक ही है। ठीक है, जैसे कहें अपन मां कहते हैं, तो बताओ मां में कौन सी संज्ञा है? बताओ, मां में कौन सी संज्ञा है? मां शब्द में कौन सी संज्ञा है बताइए? तो क्या होगा? जातिवाचक। अब इस पे आपको ये नहीं लेना है कि अपनी मां, मेरी मां, ये नहीं लेना है, तो उसमें क्या होगा? मां, ये मां शब्द आ गया आपके सामने। ठीक है, अब मां शब्द में क्या करोगे? ये मेरी मां, इससे इससे पूर्वाग्रस्त नहीं होना है कि ये तो मेरी मां बहुत होती है, इसलिए इसमें कौन सा होगा? जातिवाचक। मां के संदर्भ में दो चार पंक्तियां हैं, वो कह देता हूं। मां को शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, लेकिन मैं फिर भी वो पंक्तियां कहता हूं, अक्सर सुनाता हूं जब भी पढ़ाता हूं। तो देखिए, मां के प्रति में वो पंक्तियां हैं, और मां जातिवाचक होती है, उसमें संज्ञा होती है जातिवाचक। कविता की दो चार लाइनें कि मां बच्चे के खातिर हर लम्हों में हड़बड़ाती है, जैसे बगैर पानी के मछली तड़फड़ाती है। मां बच्चे के खातिर हर लम्हों में हड़बड़ाती है, और जैसे बगैर पानी के मछली तड़फड़ाती है, और वो सोते हुए भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर। समझते हम ये हैं कि मां नींद में भी बड़बड़ाती है। मां, कुछ पंक्तियां हैं आगे सुना रहा हूं कि मां कौन होगा दुनिया में तुझसे बढ़कर, एहसान किया है 9 महीने कोख में रखकर, अंदर रोया न था फिर भी तेरे दिल से करुणा भाव उठी, कहीं करवट बदली हमने तो तू कर्रा उठी। हजारों दर्द से मुझसे ना कुछ सही कहा, मां ये तेरा दम था जो तूने हर दर्द को सहा। थी उम्र रोने की मगर कहां रोए हम, मां रात को एक थपकी से सोए हम। भला कौन चुका सकेगा तेरा एहसान बकाया, तूने सीने से दूध नहीं अपना लहू पिलाया। लेकिन जब हम थोड़े से बढ़ते हैं तो उसमें बच्चे में जो कुपुत्र भी होता है और सुपुत्र भी होता है। ठीक है, उसमें अंतर्भेद के लिए पंक्तियां लिख रहा हूं कि कौन चुका सकेगा तेरा एहसान बकाया, सीने से दूध नहीं अपना लहू पिलाया, मगर हम तो भूल ही गए जैसे तेरे जज्बात। थोड़े बढ़े तो प्यार से तेरे गाल को काटा, थोड़े और बढ़े तू दूसरी गाल पे चाटा। प्रेम प्यार मोहब्बत की सारी थोरियां भूल गए हमारी खातिर जिंदगी धुआं धुआं थी। कभी मंदिर में टेका माथा तो कभी तेने मस्जिद में दुआ की। तो ये माँ की पंक्तियां थी। आगे कुछ इस संसार में माँ और पिता का जो अभाव होता है उस संसार में, वो चले जाने के बाद पता चलता है कि माँ की छांव क्या थी मेरे लिए, पिता का साया क्या था मेरे लिए। और आगे पंक्तियां कुछ इस प्रकार लिखता हूं
कि माँ पल्लू में बंधा हुआ मेरा आंचल हर लम्हा याद आता है, पल्लू में बंधा हुआ आंचल मेरा हर लम्हा याद आता है, तेरे साथ में बीता वो वक्त मुझे सता सता कर जाता है। भला कौन चुका, हाँ सता सता कर जाता है। मिलाकर दूध में हल्दी हमारे तन को पल भर में कोई उपचार नहीं सकता था। त्योहार था नहीं कोई, फिर भी हर दिन त्योहार नजर आता था। कि नजर किसकी लगी कि त्योहार हो गए फीके से। माँ बताई कि शक करती थी तेरे काजल के टीके पे। अब ना काजल है ना आंचल है, बस रोना है उम्र भर का। देखिए ना क्या माहौल हो गया इस घर का। नहीं ये देखता कोई कौन कितना कमाता है, काम जो कुछ भी नहीं करता वो सब पे हक जताता है। माँ तू क्या गई कि हमने तेरे एहसान को भुला दिया। थैंक यू। ये मेरी कविता थी और इसमें माँ के प्रति आपको मैंने सुनाई है कि माँ को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो माँ में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम शब्दों का वर्गीकरण कर लें एक बार के लिए। एक पल के लिए शब्दों का वर्गीकरण कर लें। देखिए शब्द वर्गीकरण देखो, शब्द हम वर्गीकरण करते हैं तो ये प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द, फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, फिर है रचना के आधार पर शब्द, और फिर है अर्थ के आधार पर शब्द। इनको विभाजित किया जाता है। अब प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार से आते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। एक तो विकारी, ठीक है, विकारी, और एक अविकारी। विकारी इन्हें क्या कहते हैं, अवयव, जिनमें कोई वे नहीं हो। ए उपसर्ग लगा है इसमें और वे शब्द बचता है, तो जिसमें कोई वे नहीं हो। विकारी शब्द वे होते हैं लिंग वचन कारक आदि के कारण जिनमें परिवर्तन होता हो। लिंग वचन कारक आदि के कारण जिनमें परिवर्तन होता हो वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी वो शब्द होते हैं लिंग वचन कारक आदि के कारण जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल वे नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय। ठीक है, विकारी चार प्रकार के होते हैं। विकारी जैसे संज्ञा, जैसे सर्वनाम, जैसे विशेषण, और जैसे क्रिया। अविकारी अव्यय होते हैं, वो होते हैं जैसे क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। चौथा होता है विस्मयादि बोधक। और पांचवा होता है निपात। ठीक, ये 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, 4 प्रकार के माने जाते हैं। बाकी इसमें संकर भी होते हैं। ठीक है, संकर भी माने जाते हैं। जो तत्सम तद्भव दोनों से उत्पत्ति होती है, 2 शब्दों से मिलकर जिनकी उत्पत्ति होती है वो संकर होते हैं। मिश्रण, संकर का अर्थ होता है यहाँ पर मिश्रण। रचना के आधार पर है, वो है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रचना के आधार पर सब 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अनेक प्रकार के माने जाते हैं, जैसे अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, सब अनेकार्थक, समुद्रिक, विनार्थक आदि बहुत से माने जाते हैं, तो ज्यादा इसमें पूछते नहीं। ठीक है,
तो ये अपना शब्दों का वर्गीकरण हुआ। तो हम शब्दों के वर्गीकरण में किसके आधार पर संज्ञा पढ़ रहे हैं? विकारी के आधार पर, कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया क्या है? विकारी। अर्थात प्रयोग के आधार पर शब्दों का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक तो विकारी और एक अविकारी, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकरण जो हो रहा है उसमें हम विकारी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम विकारी पढ़ेंगे, उसके बाद में अविकारी, उसके बाद में अविकारी पढ़ेंगे, उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, उसके आधार पर रचना के आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद में अंत में अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। तो ये इसका क्रम है पढ़ने का, एक जो व्याकरण का है वो एक ये क्रम है, ठीक है। इसके आधार पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये बता दो, अब देखिए संज्ञा, हमने देखा था संज्ञा की संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने पहले लिखवा दिया है आपको तीनों प्रकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली पढ़ रहे हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोटे मोटे तौर पर अपने आप से प्रश्न कर लेना है, इस देश पे नहीं जाना है, इस ब्रह्मांड में जो एक ही वस्तु का अगर बोध हो जाए, इसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा बता रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु का बोध हो जाए, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय, जैसे सीता। महिला और पुरुषों के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे सीता, अपने आप से अगर एक प्रश्न कर लेना है एग्जाम में, बस आपकी संज्ञा गलत नहीं होने वाली है। और इस ब्रह्मांड में एक ही वस्तु का बोध होता हो, अगर मैं यहां पर कर दूं जैसे जयपुर, अगर मैं यहां पर कर दूं जयपुर, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जयपुर इस संसार में एक ही शहर का नाम है, ठीक है, एक ही शहर का नाम है। अगर मैं यहां पर कर दूं शहर, तो उसमें जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि शहर तो बहुत होते हैं भाई, जयपुर तो एक ही है, लेकिन यहां पर शहर पूछ लिया जाए तो इसमें शहर तो बहुत होते हैं, तो इसमें जातिवाचक हो जाएगी। जैसे मैं कर दूं यहां पर रामायण, ठीक है, रामायण। अगर मैं आगे यहां पर कर दूं पुस्तक, ठीक है, यहां पर पुस्तक कर दूं, तो रामायण तो एक ही ग्रंथ है, ठीक है, एक ही है, और वो उसके सब या इस संसार में दूसरा कोई है नहीं रामायण के बराबर, या रामायण 2 रामायण है, एक रामायण है। लेकिन पुस्तक क्या है? पुस्तक अनेक भिन्न है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। मैं यहां पर कर दूं चेतक, जो महाराणा प्रताप का एक घोड़ा एक विशेष था चेतक, तो चेतक में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं यहां कर दूं घोड़े, घोड़े, ठीक है, तो घोड़े बहुत होते हैं। अपने आप से एक प्रश्न करना है कि ये वस्तु इस ब्रह्मांड में एक ही है, अगर एक ही उत्तर आए तो व्यक्तिवाचक करना है, अगर एक या दो से अधिक उत्तर आए तो उसमें जातिवाचक करना है। अगर भाववाचक से बनने वाले शब्द जैसे हर्ष, प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, है ना, वार्धक्य, बुढ़ापा, जवानी, ये शब्द आए तो उसमें भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे कि ये तो है व्यक्तिवाचक, और ये है भाववाचक, ये व्यक्तिवाचक और ये जातिवाचक, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं अपन समझने के लिए। विस्तार से आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली समझाने के लिए मैंने बताया यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक एक ही विशेष को कहते हैं, और जातिवाचक 2 या 2 से अधिक हो, भावना से उत्पन्न हो उसमें, भावना से जो उत्पन्न हो उसमें भाववाचक होता है। एक मूल रूप से संज्ञा देखो 3 ही प्रकार मानने हैं, एग्जाम में आ जाए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 ही प्रकार की। कई गाइडों में दे रखा है कि संज्ञा 4 प्रकार की भी होती है, कि चौथा भेद होता है क्रियार्थक संज्ञा, जो क्रिया से शब्द वाक्य आरंभ होता है। जैसे खेलना बहुत जरूरी है, यहाँ पर खेलना शब्द पहले आरंभ से आ गया, तो खेलना यहाँ पर क्रिया है, तो इसको क्रियार्थक संज्ञा मान लिया जाता है। लेकिन मूलतः अपन को 3 ही पढ़नी है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो भेद नहीं मानना है।
पढ़ लेना है समझने के लिए, हाँ, लेकिन वो भेद नहीं मानना है। एनसीईआरटी जो प्रबोध व्याकरण है उसमें मुख्य रूप से 3 ही दे रखे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए, हाँ, भाववाचक संज्ञा तीसरी है अपनी भाववाचक संज्ञा। पहले समझा रहा हूं, फिर क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तीनों को। हाँ, भाववाचक संज्ञा। अब तीसरी है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में भावना से उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं हर्ष, प्रेम, हाँ, प्रेम, जवानी, हाँ, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा आदि शब्द आते हैं जो भावना से उत्पन्न होते हैं। लेकिन क्या होता है कि प्रश्न यहां से न पूछकर प्रश्न भाववाचक संज्ञा में कहां से पूछता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है। बहुत बार प्रश्न आता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो वो 5 प्रकार से। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से होता है, ठीक है। 5 प्रकार से होता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ठीक है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। तीसरा है सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। विशेषण से, तीसरा है विशेषण से भाववाचक। चौथा है क्रिया से भाववाचक। और अंत में है अव्यय से भाववाचक। अर्थात बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से। 5 प्रकार से होता है। और देखिए जातिवाचक से, जैसे वीर शब्द क्या है इसमें? वीर बहुत होते हैं, लेकिन यहां पर मैं वीरता कर दूं, वीरता, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो भाववाचक से जातिवाचक, वीर से वीरता, ठीक है, वीर से वीरता, ठीक है। जैसे सर्वनाम से, अपना क्या है? सर्वनाम, और मैं अपनत्व कर दूं तो अपनत्व, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अपना सर्वनाम है और अपनत्व कर दूं तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, ठीक है। विशेषण से, जैसे मैं अच्छा लिख दूं, अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अच्छाई, अच्छाई, अच्छा विशेषण है और अच्छाई भाववाचक संज्ञा है। जैसे मैं क्रिया से, जैसे खेल क्या है? खेलना क्या है? खेलना क्रिया है और मैं खेल कर दूं तो ये भाववाचक संज्ञा। खेलना क्रिया है, खेल कर दूं तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अवयव से, जैसे निकट क्या है? अवयव, और मैं निकटता कर दूं तो भाववाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब है, जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। प्रश्न यहां से आता है, निश्चित तौर पे आता है।
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे वीर शब्द, वीर बहुत होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वीरता, ठीक है, और मैं आगे बताऊंगा जिसमें ता प्रत्यय लग जाता है वो सब भाववाचक संज्ञा होता है। जिसमें ता लग जाता है, ये लग जाता है, जो प्रत्यय बताऊंगा अब मैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले। सर्वनाम से, हाँ जातिवाचक से हो गया, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना क्या है? सर्वनाम, और अपनत्व, हाँ ये, हाँ भाववाचक संज्ञा। अपना तो सर्वनाम है और अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण, अच्छा विशेषण है, अच्छा ही भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, खेलना क्रिया है, खेल भाववाचक संज्ञा है। अवयव से, निकट, निकट क्या है? अव्यय है, और निकटता, हाँ भाववाचक संज्ञा। तो 5 पर एनसीईआरटी जो प्रबोधनी 5 प्रकार से दे रखे हैं, कई गाइडों में 6 प्रकार से, हाँ कई गाइडों में व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक, हाँ संज्ञा बना रखी है, तो वो नहीं देखना है। व्यक्तिवाचक से जैसे 2-4 शब्द हैं, हाँ शीतत्व है, कृष्णत्व है, 2-4 शब्द हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की गाइड में अपने हाँ दे नहीं रखी, तो उसका वो ध्यान रखना है आपको। तो मूलतः कितने प्रकार से? 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अब भाववाचक संज्ञा में एक चीज और महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से आता है। भाववाचक संज्ञा में एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए भाववाचक संज्ञा जो प्रत्यय लगते हैं, हाँ जो प्रत्यय लगते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगते हैं, जैसे हाँ भाववाचक, हाँ प्रत्यय, मैं वो प्रत्यय बता रहा हूं जो शब्द के अंत में अगर ये मैं लिखूंगा, अगर ये प्रत्यय आ गया तो निश्चित तौर पे उस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। मैं जो लिखूंगा वो शब्द अब देखना, निश्चित तौर पे उसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगर ये प्रत्यय आ जाए, देखिए ये प्रत्यय आ जाए, ठीक है, जैसे सौंदर्य है ना, सौंदर्य, जैसे माधुरी, सौंदर्यता शब्द गलत होता है क्या? तो सौंदर्य होता है क्या? सुंदरता होता है। अब ता प्रत्यय आ जाए, जैसे सुंदरता। आपको पूछ लिया जाए कि सौंदर्य शब्द है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, क्या करोगे? ये प्रत्यय आ गया भाववाचक। ता प्रत्यय आ जाए तो क्या करोगे? भाववाचक। ये ता त्वय आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा अपनत्व, हाँ त्वय प्रत्यय आ जाए, ये ता त्वय आई आ जाए, हाँ आई, जैसे अच्छाई, अच्छाई, मैं प्रत्यय लिख देता हूं, यह ता त्वय आई, आस, हाँ पन, अन, आन, आवा, आहट, आवट, अन, आन, आवा, आहट, आवट, आपा, आटा, औती, अंत, इयत, ईमा, मान, दारी, आर। अगर शब्द के अंत में ये प्रत्यय आ जाएं, हाँ ये तात्व आई, आसपन, अन, आन, आवा, आहट, हाँ आवट, आपा, आटा, ओती, अंत, इयत, ईमा, मान, दारी, आर, अगर ये प्रत्यय आ जाए शब्द के अंत में, हाँ तो निश्चित तौर पे वो शब्द क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है उस शब्द में। जैसे मैं लिख दूं मिठास, ठीक है, मिठास, खटास, ठीक है, कोई भी हो। जैसे मैं लिख दूं अपनापन, अपनापन, ठीक है, तो हाँ पन लग गया तो वो सब भाववाचक होगा। अगर इन प्रत्ययों का, हाँ इन प्रत्ययों का प्रयोग शब्द में हो जाए तो निश्चित तौर पे वो भाववाचक शब्द है। जैसे चलन, चलन, जैसे ढलान, हाँ ढलान, हाँ जैसे पहनावा, पहनावा, ठीक है, आहट, खड़बड़ाहट, लिखावट, हाँ जो भी जैसे कोई भी फिरौती, बपोती, इमा, हाँ गरिमा, जैसे यहां पर कोई भी गरिमा, कोई भी शब्द आ जाए, अगर ये प्रत्यय बनाएंगे, अगर जो भी
ये पढ़ते आ जाएंगे शब्द के अंत में, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा क्रमबद्ध तरीके से। ये ऊपरी तौर पे बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कितने उदाहरण या कौन कौन से जो हाँ महत्वपूर्ण है वो पढ़ेंगे, जातिवाचक में कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हाँ भाववाचक में कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। एक बार ऊपरी तौर पे बता रहा हूं, ठीक है, ये मिटा दो। अब क्या होता है, जैसे हाँ संज्ञा किससे प्रभावित होती है, हाँ संज्ञा लिंग वचन कारक, 3 कारकों से प्रभावित होती है। संज्ञा, हाँ पर्सन लिख रहा हूं यहां पर, पर्सन संज्ञा किस कारक से प्रभावित नहीं होती, पर्सन है। संज्ञा किस कारक से प्रभावित नहीं होती, ठीक है, पर्सन है। ऑप्शन दे रहा हूं, लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है, पर्सन, हाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो किससे नहीं होती, काल से नहीं होती। लिंग से होती है, वचन से होती है, कारक से होती है, लेकिन किससे नहीं होती है, काल से नहीं होती। चाहे कोई भी काल हो, वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य हो, कोई भी काल हो, राम राम रहेगा, ठीक है। नाम उसमें हिमालय हिमालय ही रहेगा, उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अर्थात कोई भी काल हो, काल से संज्ञा प्रभावित नहीं होती। किससे प्रभावित होती है, लिंग से होती है, ठीक है, वचन से होती है। जैसे एक वचन आ गया राम, हाँ, और मैं कर दूं लड़के, तो यहाँ प्रभावित होगी नहीं। राम तो एक वचन है, लड़के हाँ बहुवचन है, तो जाति होगी उसकी, उसमें जातिवाचक, इसमें व्यक्तिवाचक, ठीक है। कारक, तो तीनों लिंग वचन कारक से प्रभावित होती है, काल से संज्ञा प्रभावित नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि हाँ जातिवाचक का शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता के लिए हो जाए, जातिवाचक शब्द का प्रयोग किसी विशेषता बताने या किसी को उपमा देने के लिए हो जाए तो वह फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगर जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता बताने में या किसी को उपमा देने में कर दिया जाए तो वह फिर जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक शब्द बन जाता है। जैसे देखिए, हाँ जैसे बापू ने भारत को आजाद करवाया, भारत को आजाद करवाया, ये वाक्य है। तो यहां पर बापू शब्द है वो क्या है, जातिवाचक है। बापू शब्द क्या है, जातिवाचक है, लेकिन किसकी ओर हाँ इशारा कर रहा है, ये शब्द किसकी ओर इशारा इंगित कर रहा है, किसको कर रहा है, बापू अर्थात महात्मा गांधी। यहां बापू शब्द है वो जातिवाचक है, अकेला है तो जातिवाचक है, लेकिन किसी की उपमा बताने में या किसी की विशेषता बताने में ये शब्द दे दिया जाए तो वह जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक बन जाता है। तो यहां पर व्यक्तिवाचक शब्द, हाँ बापू क्या है, व्यक्तिवाचक, कौन सी संज्ञा होगा यहां पर, व्यक्तिवाचक। जैसे दूसरा उदाहरण दे दूं, नेताजी का स्वभाव हाँ क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी था। नेताजी का स्वभाव क्या था, क्रांतिकारी था। अब नेताजी अगर हाँ वाक्य में नहीं आया हो, अकेले ही शब्द आ गए हो तो उसमें जातिवाचक होता, लेकिन ये नेताजी शब्द यहाँ पर किसी की विशेषता बताया है, अर्थात किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी का स्वभाव क्या था, क्रांतिकारी, यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर ये शब्द अकेले आ जाए तो इनमें जातिवाचक होगा, अगर उपमा बताने में किसी की विशेषता बताने में आ जाए तो ये व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक है। ये बात मोटी थी, यहां से भी पर्सन कई बार उठा लिया जाता है। हाँ अब क्या है, जातिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा। अब क्या है, हाँ जातिवाचक संज्ञा, हाँ परिभाषा ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग यहां पर उल्टा है, अब इसका उल्टा हो जाएगा
कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी की विशेषता बताने में कर दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक हो जाती है। ठीक है, इसका ठीक उल्टा है अब पहले वाले का। ठीक है, तो जैसे देखो, महादेवी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीरा कहा जाता है, आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर मीरा शब्द है, उसमें जातिवाचक हो जाएगी। अगर अकेला शब्द है मीरा तो व्यक्तिवाचक होगी, अकेला दे, उसका ठीक उल्टा है ये। ठीक है, यहां पर मीरा शब्द क्या है, एक तो मीरा थी, दूसरी कौन होगी, महादेवी वर्मा। मीरा कितनी होगी, दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर मीरा में क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, कि महादेवी वर्मा को, पूरा नाम है महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है या आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो मीरा अकेला शब्द आए तो यहां पर व्यक्तिवाचक, लेकिन किसी की विशेषता या किसी को उपमा देने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाए तो उसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। अब देखिए, अगर कश्मीर अकेला शब्द आ जाए तो निश्चित तौर पे इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहां पर किसी की विशेषता बताने के लिए कि उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, एक तो कश्मीर है ही और दूसरा कश्मीर कौन सा हो गया, उदयपुर। तो यहां पर कश्मीर में क्या है, कश्मीर में जातिवाचक है। कश्मीर में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहां से प्रश्न भी देते हैं, तो किसी की विशेषता बताने, देखो जातिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए कर दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब ठीक इसका उल्टा है, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी की विशेषता बताने के लिए कर दिया जाए तो उसमें जातिवाचक हो जाता है। तो ये दोनों चीज मैंने तुलना मैंने बता दी आपको। तो ये मोटे मोटे तौर पे ऊपर का संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक। अब देखिए एक चीज और है इसमें, अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद होते हैं। एक तो होता है द्रव्यवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक में जो तरल, ठोस, गैस, जो पदार्थों की जो तीनों अवस्थाएं वो आती हैं, चाहे वो तरल हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो। द्रव्यवाचक में तरल, ठोस, गैस तीनों प्रकार के पदार्थ आते हैं। जैसे मैं कह दूं जल, घी, तेल, काष्ठ को कहते हैं काष्ठ, जो भी तरल, तीनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, तरल भी आते हैं इसमें, ठोस भी आते हैं, गैस भी, तीनों, तो द्रव्यवाचक। ठीक है, अब समूहवाचक, जैसे भीड़, कक्षा, समूह का बोध हो, कक्षा, जत्था, पुलिस, मतलब समूह का बोध होता हो, उसमें समूहवाचक। समूहवाचक। अगर देखिए प्रश्न ये दे रखा है, जैसे ये दे दिया प्रश्न, जल शब्द में संज्ञा है, जल शब्द में
संज्ञा है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, हाँ व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा है द्रव्यवाचक। चौथा है समूहवाचक। अब जल शब्द में इसने संज्ञा पूछी है, तो जल शब्द में जातिवाचक में भी ये क्या है, द्रव्यवाचक। ठीक, जातिवाचक तो है ही है, लेकिन जातिवाचक में भी क्या है, द्रव्यवाचक। अगर ऑप्शन में यहां पर भाववाचक आ गया हो, हाँ सॉरी ये जातिवाचक रहेगी, जातिवाचक। अगर यहां पर इसने क्या दे दिया हो, भाववाचक। अब पूछ ले कि जल शब्द में संज्ञा है, तो अब द्रव्यवाचक इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करोगे, फिर जातिवाचक करो। तो हाँ ऐसे भी ध्यान रखना है, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं। अगर जातिवाचक में भी द्रव्यवाचक ऑप्शन में है, तो यहां पर द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या मान लेना है, जातिवाचक। तो हाँ दोस्तों साथियों, हमने ऊपरी तौर पर संज्ञा को हाँ पहले भाग में पढ़ा है, और एक भाग में, दूसरे भाग में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।